मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुलभ भारती कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे सुलभ भारती में मैं आपकी वर्चुअल क्लास टीचर रजनी अशोक कदम इस वर्चुअल क्लास रूम में आपका स्वागत करती हूँ। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी कला है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। यदि अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध कहा जाए तो गलत न होगा। इसमें शब्द सीमा के भीतर विषय परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद लेखन को निबंध का लघुत्तम रूप कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, किसी विषय पर बहुत कम शब्दों में अपने विचार लिखना, इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन को ही लघु निबंध भी कहा जा सकता है। इसमें बहुत सीमा के भीतर विषय अपना परिचय देना रहता है, वर्णन और निष्कर्ष लिखने होते हैं। इसीलिए अनुच्छेद लेखन को निबंध का लघुत्तम रूप कहा जा सकता है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यहाँ एक ही भाव प्रकट होता है, जैसे कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त मतलब बहुत ही छोटे करके किंतु सारगर्भित ढंग से जिसे लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। घटना, दृश्य या विषय को संक्षिप्त बहुत छोटी मात्रा में लेकिन सारगर्भित ढंग से लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कि एक पक्ष पर, जैसे टेलीविजन अच्छे होते हैं। ये नहीं कि टेलीविजन अच्छे होते हैं या उसका फल बुरा होता है। दोनों पक्ष नहीं रखे जाते, एक ही पक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। जी हाँ, मूल विषय से वह कभी भी यहाँ वहां नहीं भागता है। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबंध वर्णन संतुलित और अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। जी हाँ, यह जो वर्णन आता है वह बहुत ही संतुलित और अपने आप में पूर्ण होना चाहिए तथा मूल विषय से जुड़ा रहना चाहिए। अनावश्यक कोई भी विस्तार उसमें नहीं आना चाहिए। भाषा शैली सजीव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए एवं शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से भी भाषा शैली में उपर्युक्त गुण आ सकते हैं। हमें भाषा शैली को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। यह सब भाषा के अलंकार है, जिससे हमें जो बोलना है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आ सकता है। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को एक तरह लिखना होता है, जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होता। बहुत छोटी मात्रा में यह लिखा जाता है, इसीलिए हर एक वाक्य का दूसरे से संबंध होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव
की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार जो बोलना है वह अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। जी हाँ, जो कुछ आप लिखोगे उसके संकेत बिंदु और वो सब आप पहले से तैयार करके रखो। रूपरेखा पहले से तैयार करके रखो। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करें। जी हाँ, दोनों पक्ष नहीं रखने चाहिए, एक ही पक्ष को उसमें वर्णन आना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराया जाए। अनावश्यक विस्तार से बचे, लेकिन विषय से ना हटे। विस्तार नहीं करना है इसका मतलब यह नहीं है कि आप विषय से ना हटे। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लेखन किया जाता है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए और उनमें सब में एक रूपता जरूर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे एक अनुच्छेद लेखन। परिश्रम की महिमा। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यह सभी प्रकार की उपलब्धि तथा सफलता का आधार है। परिश्रमी व्यक्तियों में मानव जाति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिश्रम से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। परिश्रम से, मेहनत से जी चुराने वाले व्यक्ति आलसी बन जाते हैं। उसे जीवन में किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। उसमें कार्य के प्रति उमंग, उत्साह और जोश नहीं होता। परिश्रमी व्यक्तियों ने वैज्ञानिक उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने परिश्रम के बलबूते मनुष्य अंतरिक्ष में जा चुका है। परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफलता प्राप्त करता है। अंततः हमें सभी कार्य सदैव परिश्रम पूर्ण करने चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें परिश्रम की महिमा, इसके बारे में यह अनुच्छेद लिखा गया है। उसमें देखा गया है कि सर्वात प्रथम परिश्रम के बारे में उपलब्धि, उसका परिणाम क्या है वो बताया है। क्यों परिश्रम करना चाहिए यह बताया है 2 वाक्य में। परिश्रम ना करने से क्या होता है वह उसके बाद बताया है। परिश्रम के परिणाम बताए हैं। अभी तक की चीजें जो हुई है उसका आधार लिया गया है और अंत में परिश्रम के हिसाब से मनुष्य ने कौन कौन सी सफलता हासिल की है, तो मनुष्य को सीख क्या दी है कि परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से परिश्रम की महिमा का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। आगे दूसरा देखेंगे, भारतीय संस्कृति। तो सबसे पहले उन्होंने भारतीय संस्कृति मूल वैदिक संस्कृति है। यह संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति पर अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय, मत और आचार विचारों का प्रभाव पड़ता है। भारतीय संस्कृति में समाज के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है तथा व्यक्ति, परिवार, समाज से लेकर राष्ट्रीय उद्भव तक विभिन्न मार्ग दिखाए गए हैं। हमारी संस्कृति अपनी उदारता, सहिष्णुता के कारण आज भी विश्व को आकर्षित करती है। यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता है।
भारतीय संस्कृति आशावाद, धार्मिकता तथा अहिंसा की सबसे बड़ी समर्थक है। इस परिच्छेद में भारतीय संस्कृति मूल वैदिक संस्कृति है तथा प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इस पर कौन कौन से चीजों के प्रभाव पड़ते हैं वह बताया गया है। समाज के सभी पहलुओं के बारे में विचार किया गया है, यह भी बताया गया है तथा उसकी विशेषताएं बताई गई है। और भारतीय संस्कृति की विशेषता बताते हुए आशावाद, धार्मिकता, अहिंसा की सबसे बड़ी समर्थक है, यह उसकी महानता का समर्थन किया गया है। इस तरह से भारतीय संस्कृति का अनुच्छेद लिखा जाता है। जीवन में खेल कूद का स्थान, इस पर हम अनुच्छेद देखेंगे। जीवन की सफलता के लिए शारीरिक, मानसिक तथा मौलिक विकास का होना अति आवश्यक है। इसके लिए व्यायाम या खेल बहुत अनिवार्य है। खेलों से हम अनुशासन, संगठन, आज्ञा का पालन, साहस, आत्मविश्वास तथा एकाग्रचित्तता जैसे गुणों को प्राप्त करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, खेलकूद आवश्यक है। प्राणायाम, योगासन, दंड बैठक आदि से शरीर की पुष्टि हो सकती है, लेकिन इनसे भरपूर मनोरंजन नहीं होता है। दौड़, कूद, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में व्यायाम के साथ साथ हमारी पूरा मनोरंजन भी होता है। खेल कूद से केवल हमारा शरीर की पुष्टि नहीं होता, बल्कि खेल के मैदानों में आज्ञाकारिता, अनुशासन, धैर्य, संयम, सहिष्णुता, सहयोग, एकता, त्याग जैसे गुण अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। खेलों से राष्ट्रीय एकता की भावना पुष्ट होती है। आज देश विदेश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन होता है। प्रांतीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रमंडलीय, एशियाई तथा ओलंपिक आदि खेलों का नियमित रूप से आयोजन होता रहता है। अभी देखिए खेल कूद का स्थान, इसमें खेल कूद की क्यों आवश्यकता है, खेल कूद से हमारे कौन से परिणाम हासिल होते हैं, खेल कूद क्यों आवश्यक है, उसमें कौन कौन से चीजें बहुत मायने रखती है, कौन कौन से खेल व्यायाम के साथ मनोरंजन भी होता है, उससे कौन से गुण बढ़ते हैं, हमारे में कौन से गुण निर्माण होते हैं, इसका भी वर्णन किया है तथा देश विदेश में इसके लिए क्या आयोजन किया जाता है तथा कौन सी महत्वपूर्ण स्पर्धाएं रखी जाती है, इसके बारे में ज्ञान दिया है। इस तरह से खेल कूद का स्थान यह अनुच्छेद लेखन हो सकता है। अभी हम देखेंगे अभ्यास का मत। अभ्यास यानी एकाध चीज निरंतर करना। निरंतर वही चीज करने से असाध्य साध्य साधा जाता है। हम देखेंगे अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की, ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत है। देखिए यहाँ भी कहावत का उपयोग किया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार
रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। मतलब कठोर में एकाध कम कठोर चीज बदलाव कर सकती है, या एकाध कम चीज में अभ्यास के कारण बढ़ोतरी आ सकती है, यह दर्शाने के लिए यह उदाहरण दिया है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए अभ्यास का महत्व बताते वक्त अभ्यास मतलब क्या है, उसका परिणाम क्या है, किस तरह से अभ्यास किया जाता है, कहावत का उदाहरण देकर फिर उसमें क्या कहा है, उदाहरण देकर अपना वाक्य स्पष्ट किया है। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं है। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार ही एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, अन्य विचार नहीं रहते। 2. अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं। और क्या होता है अनुच्छेद में? अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। अनुच्छेद बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा विचार आपको करने हैं, इसीलिए हर एक वाक्य एक दूसरे के साथ लगा होना चाहिए तथा सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, भाव प्रधान, अर्थपूर्ण, प्रभुत्पादक होनी चाहिए। कक्षा 8वीं में 80 से लेकर 100 शब्दों तक होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। एक आपके पुस्तक में ही जो उदाहरण है वो मैंने आपको दिया है। कहानियों, कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है। अभी इसका विस्तार कैसे करेंगे? तो कविता और कहानियों द्वारा कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, यह 3-4 वाक्य में उदाहरण देकर लिखोगे और इसके द्वारा मनोरंजन होता है, यह अपनी बात रखोगे। दूसरा मैं आपको गृहपाठ दे रही हूं। विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है। मतलब विश्व शांति जग में होने के लिए बहुत जरूरी है। यह अपना मत प्रकट करो, अपना पक्ष रखो। इसके लिए विश्व शांति मतलब क्या, विश्व शांति कैसी लाई जाएगी और विश्व शांति रखना क्यों जरूरी है, यह आप रखोगे अनुच्छेद लेखन में। बच्चों, आज आपने पाठ पढ़ा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन मतलब क्या, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अनुच्छेद लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए
क्या क्या करना जरूरी है, अनुच्छेद किस तरह लिखा जाता है, अनुच्छेद की भाषा किस तरह है, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की और हमने 4 अनुच्छेद भी लिखकर दिखाए हैं तथा आपको गृहपाठ के लिए अनुच्छेद लेखन भी दिया है। आप पहले उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। उसके लिए कौन से मुहावरे कहावतों का उपयोग करेंगे वह तैयार कीजिए और किस तरह से रखेंगे यह ध्यान देने के बाद ही आप अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए तैयार करके मुझे भेजिए। आपको पाठ कैसे लगा ये मुझे जरूर बताइए। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बहुत खुशी है। घर बैठकर भी हम सब बच्चे और शिक्षक मिलकर अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं समझाने में और समझने में तथा यह सब करते वक्त हम हमारी कुटुंब की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पाठ पसंद आया हो तो मैं रजनी अशोक कदम धन्यवाद कहती हूँ तथा आपको याद दिलाती हूँ कि बीएमसी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।